चलो आज हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नुआ नुआ नाटा शुणुव देखो स्पेलिंग फिलिंग ठीक अच्छी कि नहीं पूरा नुआ नुआ नाटा शुणुव ब्रांड न्यू नेम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आज पर्यंत कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री शुणिछु हाँ कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री शुणुछ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुणुथिल कि ना 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 तो ये गोटे पूरा नुआ टॉपिक तुम पूरा नुआ टॉपिक या विषय तमें आगु पढ़िन कि आगु के भी पढ़िबनी यहाँ तुम गोटे नुआ टॉपिक। तो यार प्रथम हेडलाइंस कौन ना आम प्रथम रिवाइज सिलेबस रे कौन कौन आम पढ़ियार अच्छे लिखिया फर्स्ट पेज रे सिलेबस रिवाइज्ड ए लिखि चल सब आज स्लाइड नहीं आज लिखा पड़ो कॉपी रे यार किसी भल स्लाइड प्रिपेयर कर पाइबी ताठू मु कहली बेटर हम तुमको नोट डाकी देवा है तुम सेमती कोई स्लाइड ने लिखुच कि स्क्रीनशॉट मारी शोई पड़ ओके रिवाइज सिलेबस फास्ट लिखिवा तो हमको कौन कौन पढ़ार अच्छी हम देखिवा। तो प्रथम हम जानिबा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन ता डेफिनेशन कौन एग्जांपल कौन डबल सॉल्ट पीछे केमिति अलग ओके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन डबल सॉल्ट कथा तमरा पढुनी परीक्षा रे काई पढिया छाड़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन डायरेक्ट पढिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढि सरला परे ता धरे हमें किछि जिंस पढिया लिगैंड एडी इंट्रोडक्शन ता एडी इंक्लूड हो जिवा कौन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काहे कि हमें पढुचे त से सब एडी इंक्लूड हो जिवो छोटे पार्ट ता तापर हमें पढिया लिगैंड्स विषय रे नुवा नुवा टर्म सब नुवा नुवा टर्म ध्यान दियो लिगैंड्स तापर हमें पढ़िया कम से रे कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर जहां पर मैं कहूं C.N कैपिटल C.N ओके कोऑर्डिनेशन नंबर तापर पढ़िया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर प्रॉपर्टी हैला कलर तो मैं अमेरिकन इंग्लिश लिखले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर ओके देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर देखियो उसके बाद लिखो सिलेबस लिखो ओके लेट बॉयज जल्दी आके लिखना शुरू करो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आज नया टॉपिक शुरू हो रहा है जल्दी आके लिखना शुरू करो उसका सिलेबस हमारे पास है अभी आ गया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन करेंगे फिर लिखेंगे लिगैंड्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कलर भी पढ़ेंगे उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कलर भी पढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओके ये सब शेप्स ज्यादा नहीं आते पर शेप्स भी पढ़ेंगे हम आखिर को ये कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और शेप्स लास्ट को पढ़ेंगे ओके शेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ओके लिखो ये पेज खत्म हुआ ये पेज जल्दी लिखो फिर नेक्स्ट पेज को चलते हैं ये पेज जल्दी लिखो सिलेबस फिर नेक्स्ट पेज को चलते हैं सॉइल है ओके बहुत बढ़िया समझते हैं सल्ला रेजन करो नहीं सर लिखो सही लिखो ओके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विषय तुम जानी गलो जल्दी रेजन करो लिखिकी सर सेकंड कौन लगे सर लिगैंड ना कौन से लिगैंड्स देन कोऑर्डिनेशन नंबर ता कौन C.N शॉर्ट फॉर्म तापरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर तापरे शेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शेप जब केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में तुम लोगों ने शेप निकाला था वहां पर ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तुम्हें शेप निकालना है जैसे कि बॉन्डिंग टॉपिक में निकाला था वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर में कोऑर्डिनेशन टॉपिक में भी आपको शेप निकालना है। तो चलो होप आप लोगों ने सबने लिख लिया क्लियर करते हैं जल्दी 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 लिखो
ओके नेक्स्ट, सोइला, चलो यहां पर देखो, उसके बाद हमें सिलेबस में लिखना है IUPAC। यूपैक का नाम तो आप सुने होंगे, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी यूपैक नोमेनक्लेचर हमें करना है। यूपैक नोमेनक्लेचर कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है हमारे सिलेबस में ना? मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड का, जिस कंपाउंड का एक ही सेंटर होगा। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हमें डिस्कस करना है नोमेनक्लेचर। उसके बाद अगला पॉइंट हमें पढ़ना है क्या? बॉन्डिंग। फाइनली एक इनऑर्गेनिक टॉपिक में हमें क्या पढ़ना होता है? बॉन्डिंग पढ़ना होता है। तो बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होते हैं, ये कंपाउंड बनता कैसा है? कोऑर्डिनेशन स्पेलिंग सब सही लिखना। बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो ये बेसिकली 3 थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, वीबीटी वगैरह, यहाँ वीबीटी एमओटी वगैरह पढ़ा था, लुईस थ्योरी ये सब पढ़ा था। वैसे ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी 3 थ्योरियां है। पहला थ्योरी जो कि एक बेसिक थ्योरी है, जिसको हम लुईस थ्योरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लुईस थ्योरी के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, वेर्नर्स थ्योरी, कोऑर्डिनेशन के बॉन्डिंग का वेर्नर्स थ्योरी। फिर उसके बाद आता है वीबीटी। वीबीटी क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये आपने बॉन्डिंग में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, अगर आप लोगों को याद है तो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर नहीं याद है तो हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे शुरू से। फिर उसके बाद आता है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये नॉर्मली भी आप लोगों का यही होता है मेजर पोर्शन इस चैप्टर से। नॉर्मली जो भी टीचर पढ़ाते हैं इतना ही पार्ट पढ़ाते हैं, आइसोमर्जिम वगैरह कोई नहीं पढ़ाते। तो एनसीईआरटी ने इसीलिए आइसोमर्जिम को निकाल दिया और बाकी जितना इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे क्वेश्चन आते हैं उन सबको आपके सिलेबस में डाल दिया। तो ये इतना ही है अपना सिलेबस। सिलेबस लिखना खत्म करो, फिर हम शुरू करेंगे 1 by 1, इंट्रोडक्शन से लेकर आज जितना खत्म हो पाएगा आज खत्म करेंगे। आज सेकंड सेशन भी होगा, इसी के बाद और एक 20 मिनट्स का सेकंड सेशन भी होगा। सेम लिंक में ऐड हो जाना जल्दी से, जितना आज खत्म हो सकता है 1 आवर में हम खत्म करेंगे। सर सीएफटी माने कौन? क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, ये तो सिलेबस बस समस्त विषय डिटेल में पढ़िया। वेर्नर्स थ्योरी भी पेज, बीवीटी 4 पेज, सीएफटी 4 पेज, बहुत डिटेल में पढ़ा हो। नोमेनक्लेचर जिनके ऑर्गेनिक में आप लोग नोमेनक्लेचर का रूल्स पढ़ते थे, उसके बाद उसको अप्लाई करते थे। यहां पर भी ऐसा ही कुछ करना है, हमें सारे यूपैक रूल्स पढ़ने हैं। उसके बाद डिफरेंट कंपाउंड्स में उसका एप्लीकेशन भी करना है। ओके, ये हो गया अपना पेज 1 में इतना आपका रहेगा सिलेबस। दूसरे पेज से हमारा शुरू होगा थ्योरी। तो थ्योरी की तरफ चलते हैं, थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो अगर हम एक चैप्टर शुरू करते हैं तो उससे पहले उसी चैप्टर का क्या लिखते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं। ये चैप्टर किसे कहा जाता है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो सिलेबस देख के तो आपको समझ आ गया है कि हमें कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनते हैं। अगर आपको अच्छे से याद होगा कि 11th में आपने जिससे भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा उन्होंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ाया होगा, जहां पर कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो किसी दूसरे मेटल या फिर लेस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम में जाता है। ओके, मतलब दोनों तरफ से बॉन्ड नहीं बनता, एक एटम का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ बॉन्ड बनाता है। इसी को हम बोलते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डिफरेंट मेटल के साथ बनाते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, वैसे ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो डेफिनेशन लिखो, इतना ज्यादा हम नहीं लिंगर करते हैं इस पार्ट को। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नीचे लिखो क्या होता है ये। We know that, नहीं ऐसे लिखो, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म
transition metals form a large number of compounds. Transition metals form, transition metal क्या होता है? डेवलप मेटल. Transition metals form a large number of compounds in which metal atom is bounded to anion, neutral atom, anion और न्यूट्रल एटम लिखो या फिर मॉलिक्यूल्स, एटम स्लैश मॉलिक्यूल्स लिख लो, अनायन या फिर न्यूट्रल एटम स्लैश मॉलिक्यूल्स. ओके, वहीं पर लिखो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. Such compounds are called coordination compounds. Okay. डेफिनेशन खत्म सबका. किसको इसमें डाउट है, कुछ समझ नहीं आया तो बताओ. मेटल के साथ कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल लगे या फिर अनायन लगे वह हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. पर उसका भी कुछ कंडीशन है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. चलो, तो मैं यहां पर दो कंपाउंड लिखूंगा. FeCO4. Fe एक ट्रांजिशन मेटल है. अच्छा, उससे पहले मैं आपको 3D एलिमेंट सीरीज दिखा देता हूं. क्या है? 21 से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक हमारा एक्स्ट्रा. ये जिंक तो नहीं बनाता ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पर ये सब हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, जो कि है ट्रांजिशन एलिमेंट. ये है 3D सीरीज. और आपका नॉर्मली जितना केमिस्ट्री होता है वो 3D सीरीज से ही आता है. ज्यादा से ज्यादा आपका बाहर से आता है प्लैटिनम कंपाउंड, सिस प्लैटिन. ओके, सिस प्लैटिन आता है और गोल्ड का एक कंपाउंड आता है. ओके, उस सब के बारे में टेंशन मत लो, वो स्पेशल केसेस से याद रह जाएंगे. पर इसी सीरीज से सबका कंपाउंड आपको आता है, तो इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखना है. जैसे कि स्कैंडियम दिखाता है +3 और +1, +3 और +1. और टाइटेनियम क्या दिखाता है? +2 +4, +4 +2 +3. वैसे ही वैनाडियम दिखाता है +2 +3 +4 +5. क्रोमियम क्या दिखाता है? +1 +2 +3 +4 +5 +6 तक. अरे ऐसा एक टेबल है आपके एनसीईआरटी में, जाकर देख लेना कौन सा कौन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. जैसे कि आयरन दिखाता है +2 +3, कोबाल्ट दिखाता है +2, निकेल दिखाता है +2, कॉपर दिखाता है +1 +2, जिंक दिखाता है सिर्फ +2. ओके, तो मैंने एक यहां पर कंपाउंड लिखा है FeCO का होल 4. होल 4 बाहर, 4 बाहर, CO4 नहीं, होल CO का होल 4. ओके, FeCO का होल 4. और एक दूसरा कंपाउंड लिखता हूं Al2SO4. ओके, नहीं Al2SO4, हाँ Al2SO4 या फिर FeSO4. तो आपको मुझे बताना है कौन सा वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कौन सा वाला आयनिक कंपाउंड है. कौन सा वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कौन सा वाला आयनिक कंपाउंड है? बताओ, कोई अनम्यूट करके बताओ, जल्दी बताओ. कौन सा आयनिक है और कौन सा कोऑर्डिनेशन है? Al2SO4 और FeSO4 का कोऑर्डिनेशन कोड है. Al2SO4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना FeCO4 ଟା ହଉଛି ଆୟୋନିକ. ଆୟୋନିକ ଟା Al2SO. ये भी Al2SO4 प्लस सेट Fe. CO ଟା ହଉଛି आयोनिक केमिति जानछो तमे? बिकॉज एमाने पानी रे पड़ले डिसोसिएट करूछंती. इन लोग ने
डिसोसिएट करना है, जहां पर भी आप इसे सॉल्वेंट में डालोगे ये डिसोसिएट करेंगे, ये से ये निकालेगा Fe2 प्लस और Al2SO4 का 2 माइनस। बट ये जो कंपाउंड है आप जहां भी डाल लो, वाटर हो, कोई भी सॉल्वेंट हो, कोई भी डिसोसिएटर हो, वहां पर ये डिसोसिएट नहीं करेगा, तो इसको हम नॉर्मली बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ओके, बिकॉज ये जो चार सीओ ग्रुप है, सीओ के ऊपर कितना चार्ज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। आज दिमाग में डाल दो, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर 0 चार्ज होता है, तो ये एक न्यूट्रल एटम हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए शेयरिंग करके, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए डोनेट करके। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास है भाई, इसी ऑक्सीजन के पास है, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है 2, तो इसी में से वही कोई भी एक लोन पेयर को बॉन्ड बनाता है आयरन के साथ। उसका बड़ा मैं जूम करके स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, या फिर स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है, आप जब CFT पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो मैं आपको रैंडमली एक दिखा देता हूं, OC, तो ये ऑक्सीजन का एक लोन पेयर। फिर वैसे ही और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से बन रहा है, ये ऑक्सीजन का एक लोन पेयर। फिर सिमिलरली और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से बन रहा है, ये ऑक्सीजन का एक लोन पेयर। अब तो बहुत हो गया इंट्रोडक्शन की बात, इतना ज्यादा इंट्रोडक्शन तो खुद वर्नर ने भी नहीं दिया था। तो हम आगे चलते हैं, अब लिखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस साल रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, बट प्रैक्टिस कर लो। डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या होता है बेटा, पहले मुझे ये समझाओ, डबल सॉल्ट क्या होता है। हाँ, आपके दिमाग में यही आता होगा नॉर्मली कि सर जहां पर 2 सॉल्ट होते हैं, तो 2 सॉल्ट कैसे रहेंगे सर, ऐसा कुछ रहते होंगे, Al2SO4 डॉट FeSO4 डॉट 24H2, ये है एक डबल सॉल्ट। तो यहां पर ये डबल सॉल्ट में इसे क्यों बुलाता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बुलाता हूं, और इस तरफ में इसे लिखता हूं और एक कंपाउंड लिखता हूं, क्या लिखूंगा, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला लिखता हूं। रुको 1 सेकेंड, हाँ मैंगनीज का एक कंपाउंड लिखते हैं, Mn। ओके, तो ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया है इसका भी एक नाम है, ये जो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया है इसका भी एक नाम है, इसको बुलाते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम इसे क्यों बुलाते हैं, अब इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आपको मैं डिफरेंस समझाता हूं, जब आप इसे वाटर में डालोगे, जैसे कि नॉर्मल सॉल्ट वाटर में जाके टूट रहा था, तो ये सब भी टूट जाएंगे अपने इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में। एल्यूमिनियम 3+ निकलेगा 2, SO4 3 4, एक SO4 निकलेंगे 2, SO4 2 माइनस, और Fe2+ भी निकलेगा, और यहाँ पर वाटर का वाटर रहेगा। तो इसको हम बोलते थे पोटासालम, याद है ना, नहीं पोटासालम बोलते भी नहीं इसको, पोटासालम और मोर सॉल्ट का फॉर्मूला याद रख देना, आपके पास और एक होमवर्क है, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखना, पोटासालम और मोर सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखना डबल सॉल्ट में से। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको अगर हम पानी में या फिर किसी भी इंडिविजुअल सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, ये एक सच में कैप्टन अमेरिका का क्या होता है, शील्ड जैसा होता है, ये कभी भी टूटता है नहीं। तो यहाँ पर देखिए डबल सॉल्ट आप क्या लिख सकते हैं, इनके डिफरेंस, पहला डिफरेंस में कि सर डबल सॉल्ट जो होते हैं वो किसी भी सॉल्वेंट में या फिर वाटर में जाके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में डिसोसिएट कर जाते हैं, पर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन के स्फीयर के अंदर वाला पार्ट कभी डिकम्पोज नहीं करता। वैसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिए गए हैं, तो इसको आपको होमवर्क क्या मैंने आपको समझा दिया, इसको आपको डिटेल में लिखना है कहीं से भी सर्च करके, बाकी सब थ्योरी पॉइंट है, बाकी सब इसी पॉइंट में बेस्ट है। लास्ट में 2 एग्जाम्पल देने हैं और बाकी सब इसी पॉइंट्स में बेस्ट हैं,
आपको इसमें से ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना है, 3 से 4 पॉइंट या फिर 4 से 5 पॉइंट लिखना है, 4 से 5 पॉइंट वाला डिफरेंस लिखना है। ओके, ये आपका होमवर्क है, लिख के मुझे ग्रुप में देना। कोई तो होमवर्क नहीं करके देता, सरफेस केमिस्ट्री का कोई भी होमवर्क नहीं किया, मुझे ग्रुप में नहीं भेजा, ये सब तो चीटिंग कर रहे हो आप लोग, मुझसे नहीं, खुद से चीटिंग कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन का बाद इतना हुआ। अब हम चलते हैं कुछ जनरल टर्म्स, कुछ जनरल टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद लिगेंड्स पढ़ेंगे। कुछ जनरल टर्म क्या हमें पढ़ना है ना, जो हम पढ़ने के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहचान पाएंगे। सर ना ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो लिखो कुछ सम जनरल टर्म्स एंड डेफिनेशन, हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन के बाद ये वाला हेडिंग डालो, सम जनरल टर्म्स एंड डेफिनेशन। आज का मुझे क्लास का नोट दिखाओ, पिछले क्लास का छोड़ दो, आज का मुझे क्लास का नोट दिखाओ, आपने क्लास में कैसे लिखा है। ओके, सबको भेजना होगा। सम जनरल टर्म एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन रिलेटेड टू, ऑफ नहीं, रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कैसे आपने नोट लिखा है सबको अपने अपने ग्रुप में भेजना होगा, समझ रहे हो ना। ओके, तो इसका पहला टर्म है, पहला टर्म हमें जो पता है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी, पूरा एनसीईआरटी बुक में ये सब है, खुद भी जाकर आप जाके देख सकते हो। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एंटिटी किसे बोलते हैं बेटा, थोड़ा आपका इंग्लिश नॉलेज मुझसे तो अच्छा ही होगा। एंटिटी मतलब जो उसके पार्ट को या फिर टोटल ये को बोलेंगे हम। ओके, मुझसे तो अच्छा ही है आपका इंग्लिश नॉलेज। तो मैं आपको जो बता रहा था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसके अंदर जो भी पार्ट रहा, इसके अंदर जो भी पार्ट रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी किससे बना होगा ना सर, एक मेटल होगा और उसके साथ कुछ नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे होंगे, उसके साथ कुछ नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे होंगे। ये एम फॉर मेटल, एल फॉर लिगेंड्स, और यहां पर ऊपर चार्ज होगा, आइदर प्लस हो या जीरो हो या फिर नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है भाई, आइदर प्लस चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या जीरो हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ओके, तो इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसका डेफिनेशन कुछ आपको चाहिए, अगर चाहिए तो अपने बुक में जाओ, बुक का पेज नंबर निकालो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पेज नंबर 4 निकालो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चौथा पेज निकालो, अगर इसका डेफिनेशन चाहिए तो बुक में जाओ। ओके, ये बच्चों वाला डेफिनेशन है, क्या है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स बॉन्डेड विथ a particular amount of charge about it, okay, fixed number of charge about it। तो इसका एग्जांपल हम लिखते हैं, इसका एग्जांपल हम कुछ लिखते हैं, क्या लिखेंगे एग्जांपल, पहला एग्जांपल लिखिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कुछ एग्जांपल्स लिखिए, हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे पहचानना है। हमने बोला उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, जीरो चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो पहला देखो, ये जीरो चार्ज वाला देख लेते हैं। यहां पर मेटल कौन है बेटा, विश्वजीत, मेटल की थी निकेल। ओके, कोबाल्ट हला ये जो निकेल है मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड हला लिगेंड। ओके, देन और एक कंपाउंड देखो, इसे बोलते हैं प्लाटिन, PtCl2 इसको ही बोलते हैं हम प्लाटिन। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। ओके, इसको ही बोलते हैं हम प्लाटिन। एक सिस प्लाटिन एक कंपाउंड होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल। याद रख लो, आता है एग्जाम में, नहीं तो भी मतलब बकवास बातें नहीं बताता हूं मैं। FeCN6 4 माइनस या और 3 माइनस भी यहां पर हो सकता है, कोई भी कंपाउंड ले लो, 3 माइनस हो सकता है, 4 माइनस हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा ना, आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर रहेगा। अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुआ तो वहां पर 4 माइनस होगा, अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हुआ
तो वो होगा 3-। ये सब है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो आपको इतना समझ लेना है कि सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीजें रहे उनको हम बोले कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, और एक पॉजिटिव वाला लिख लो, पॉजिटिव वाला आप लोगों ने नहीं लिखा। ओके, जल्दी से खत्म करो, फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सर दो चीजें हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर दो चीजें हैं, क्या है ना, एक सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन, और उसके बाद है लिगैंड। तो हमें इन दोनों के बारे में भी अभी पढ़ना है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल। ये आयन है या फिर एटम है, यहां पर कोबाल्ट 3+ आता है क्योंकि ना अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो कोबाल्ट का 3+ आता है, तो ये एक सेंट्रल मेटल आयन है। और ये क्या है, ये एक लिगैंड है। फिर कैसा लिगैंड है ये ना, एक न्यूट्रल लिगैंड है भाई, इसके ऊपर 0 चार्ज है, तो ये एक न्यूट्रल लिगैंड है। अगर समझने में डिफिकल्टी होता है तो बोलो कि सर आप धीरे धीरे पढ़ाइए, या फिर आप क्या करें, कुछ नए तरीके से पढ़ाइए जैसे हम समझ सके। ओके, तो मैं आपको कुछ सेंट्रल आयन हेडिंग दिया था, सेंट्रल मेटल, ये दूसरा पॉइंट है टर्म्स एंड डेफिनेशन में, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसके बारे में कुछ ज्यादा डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं और उसमें से आप मुझे बता देना कि कौन है सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये पूरा ध्यान से देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो। देखो निकेल, ये आपको पता है कि सर निकेल है सेंट्रल एटम, पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये जो सेंट्रल एटम है या फिर आयन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको x ले जाएंगे, और यहाँ पर ये जो टोटल है यहाँ पर तो 0 है, अगर कुछ पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है उसके साथ इक्वेट कर देंगे। तो x प्लस क्लोरीन का कितना, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा बताओ, क्लोरीन कौन से ग्रुप में जाता है, हाइड्रोजन ग्रुप में, तो उसी ग्रुप का क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल -1 होता है। हाँ बेटा बहुत बढ़िया। देन वाटर का कितना होता है, वाटर एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, बिकॉज एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आप पीते आपको करंट लगता है, समझ लेते हो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है। और इक्वेट किससे करेंगे ना, इसके ऊपर जितना भी होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, कुछ भी होगा, तो हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकला हमारा, +2 निकल रहा है। तो ये जो +2 होता है यही निकेल आयन का चार्ज होता है। तो ये एक निकेल सेंट्रल मेटल आयन है। आपने पहचान लिया कि निकेल +2 है मेरा सेंट्रल मेटल आयन। उसके चारों तरफ क्या लगे हैं ना, 2 क्लोरीन लगे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में, और 4 वाटर लगे हैं एक्सियल पोजीशन में। समझ रहे हो, 4 वाटर लगे हैं एक्सियल पोजीशन में। अभी इक्वेटोरियल एक्सियल आपको समझाता हूं। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तक पढ़े होंगे, तो वहां पर आपको समझाया गया होगा कि एक होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, यहां पर मेटल होगा, उसी प्लेन में ये जो मेटल जिस प्लेन में है उसी प्लेन में 4 लिगेंड्स लगे होंगे, और उसके ऊपर अबव द प्लेन, मैं ऐसे दिखाता हूं अबव द प्लेन को, कैसे ना, एक सॉलिड एरो, अबव द प्लेन एक लिगेंड होगा और
एक डॉटेड एरो नीचे बिलो द प्लेन एक लिगैंड होगा। तो आप मुझे बताओ कौन इक्वेटोरियल होंगे, कौन एक्सियल होंगे। इक्वेटोरियल एक्सियल पहचानने के लिए हमें एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करना होगा। किस प्लेन में? ये मेटल जिस प्लेन में है, ये मेटल जिस प्लेन में है वहां पर हमें एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करना होगा। तो ये इमेजिनरी एक्सिस के चारों तरफ जो भी है, इसी एक्सिस के पास जो भी है लिगैंड, ये सब हो जाएंगे एक्सियल लिगैंड्स। तो ये 4 हो गए एक्सियल पोजीशन में, और ये 2 हो गए इक्वेटोरियल। ओके, ये 2 हो गए इक्वेटोरियल पोजीशन। लिखो, पूरा बेसिक बेसिक बात है, आज सब कुछ बेसिक बात करेंगे, अगले क्लास से इन सबका एप्लीकेशन करेंगे। ये सब जनरल नॉलेज है, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये सब आना चाहिए। ओके, ये टॉपिक का डीप पढ़ने से पहले हमें ये सब आना चाहिए। ओके, ये सभी बोलेंगे एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, सब एक्सियल। 4 एक्सियल पोजीशन, 2 इक्वेटोरियल पोजीशन। आपको पता चला कैसे एक्सियल निकालना है ना। मेटल एटम देके जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा उसी के प्लेन में एक एक्सिस ड्रॉ कर देना है। तो जो लिगैंड्स उसी प्लेन में रहेंगे या फिर उसी एक्सियल प्लेन में रहेंगे उनको बोलेंगे हम एक्सियल लिगैंड्स या फिर एक्सियल पोजीशन, और जो ऊपर या फिर नीचे रहेंगे प्लेन के उनको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल लिगैंड्स या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, अगर आपको पूछा गया कि वाई एक्सिस में क्या होगा, अगर आप यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हो, अगर आप यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हो परपेंडिकुलर एक्सिस मेटल से, अगर आप एक परपेंडिकुलर एक्सिस मेटल से ड्रॉ कर देते हो तो ये दोनों हो जाएंगे भाई हमारे एक्सियल, और ये चारों हो जाएंगे इक्वेटोरियल। तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, और आपको पूछा जाएगा जहां पर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्सिस का नाम दिया रहेगा कि मैं एक्स एक्सिस से एक्सिस ले रहा हूं या फिर वाई एक्सिस से एक्सिस ले रहा हूं। ओके, तो और सेंट्रल एटम पहचानो, और सेंट्रल एटम पहचानो, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करो। यहां पर बताओ सेंट्रल एटम का चार्ज क्या है। यहां पर बताओ बेटा सेंट्रल एटम का चार्ज क्या है। COClNH3 होल 5 2+। तो यहां पर मेटल एटम कौन है, पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए कि सर हमारा जो कोबाल्ट है यही है अपना मेटल, मुझे इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो कोबाल्ट को मैं ले लूंगा X, फिर उसके बाद है क्लोरीन, एक ही क्लोरीन है तो एक क्लोरीन का -1 प्लस 5 अमोनिया है, तो एक अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना गिरोम 0, तो 5 into 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जितने चार्ज होंगे। तो x इज इक्वल टू ये -1 है इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ +1 हो जाएगा, तो +1 + 2 कितना हो गया +3। तो यहां पर ये है सेंट्रल मेटल आयन जिसका नाम है कोबाल्ट +3। ऐसे ही आप सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर एक डिफरेंट चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर एक डिफरेंट चीज है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे भाई, उसको क्या छोड़ देंगे हम, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अच्छे से सीख लो। इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो हम x निकाल रहे हैं ना, ये जो हम x निकाल रहे हैं +3 +2 +4, इस सबको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसका सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन का। ओके, तो ऑल द सेंट्रल मेटल एटम्स, वहां पर एक लाइन लिखो नोट करके, ऑल द सेंट्रल एटम मेटल एटम्स